क्वेश्चन में दिया है एक्सपांड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जेड प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है जेड माइनस 2, फर्स्ट पार्ट विद इन द यूनिट सर्कल अबाउट द ओरिजिन, सेकंड पार्ट विद इन द एनालस रीजन बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अबाउट द ओरिजिन हैविंग रेडियस 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, थर्ड पार्ट में पूछा है इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर गिवन फंक्शन में शुरुआत में एज इट इज लिखना होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड, फर्स्ट ब्रैकेट में जेड प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में जेड माइनस 2। देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज ये नेम मेंशन नहीं किए हुए थे, फिर भी हमें इस क्वेश्चन को टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज एक्सप्रेशन इसी टॉपिक का है ऐसा कंसिडर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन फंक्शन के पहले एक्सपांड ये वर्ड आया है, इसके कारण टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज इस टॉपिक के अंदर दिए हुए फंक्शन को जब हमें एक्सपांड करना होगा तब हमें पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि गिवन फंक्शन ये प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर। अगर फंक्शन इम्प्रॉपर होता है तो पहले इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट कर ही हम लोग उसका आगे पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फंक्शन का इनिशियली डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। और प्रॉपर फंक्शन कैसे पहचाना जाता है, अगर गिवन फंक्शन के अंदर न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से कम होती है तो फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन कहा जाता है। अगर न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के इक्वल होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है तो फंक्शन को इम्प्रॉपर कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं दैट इज जेड और उसकी पावर में 0 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि वेरिएबल ऊपर जेड मान ले रहे हैं हम लोग और उसकी पावर में 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1 होता है, राइट। और डिनोमिनेटर में जेड की इन टोटल पावर कितनी हो जाएगी, देखो जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर इंटू ये वाला जेड जेड क्यूब, यानी कि ऊपर जेड की पावर 0 है और नीचे जेड की पावर 3 है। इसके कारण ये फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फंक्शन कहेंगे और प्रॉपर फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर ये जेड एक ही बार आया है, इसके कारण हम लोग इसको लीनियर फैक्टर कहेंगे जो कि नॉन रिपीटेड है। ब्रैकेट के अंदर जेड की पावर है 1, इसके कारण इसको लीनियर फैक्टर कहेंगे विच इज़ नॉट रिपीटेड, यानी कि जेड प्लस 1 रिपीट नहीं हुआ है, इसके कारण ये फैक्टर कैसे कहलाएगा, लीनियर नॉन रिपीटेड कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले ब्रैकेट में जेड की पावर कितनी है, ब्रैकेट के अंदर कह रहा हूँ मैं, जेड माइनस 2 इस ब्रैकेट के अंदर जेड की पावर कितनी है 1 है और ये फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है, इसके कारण इसको क्या कहा जाएगा, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ गिवन फंक्शन हम लोग फिर से एक बार शुरुआत में लेफ्ट साइड में लिख देंगे दैट इज 1 अपॉन जेड, फर्स्ट ब्रैकेट में हमें लिखना है जेड प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हमें लिखना था जेड माइनस 2, ये लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू जेड ये लीनियर फैक्टर है विच इज नॉट रिपीटेड, इसके कारण इसके ऊपर एक हमें कांस्टेंट लिखना होगा दैट इज ए और अपर में हम वो जेड लिखना होगा, प्लस जेड प्लस 1 ये लीनियर फैक्टर है विच इज नॉट रिपीटेड, इसके कारण उसके ऊपर हमें एक कांस्टेंट लिखना होगा बी और उसके ऊपर में ये जेड प्लस 1 लिखा। सिमिलरली आगे वाले फैक्टर के लिए भी हमें करना होगा, ऊपर सी लिखा और नीचे क्या लिख दिया, जेड माइनस 2 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर जो हम लोग लास्ट में ये लेफ्ट साइड में दिए हुए एक्सप्रेशन को राइट साइड में जो एक्सप्रेशन बनेगा उसी को क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेन काम अभी अपना ये है कि ए बी सी की कांस्टेंट इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो देखो आगे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैंने एक इमेजिनरी सर्कल पुट कर दिया बोथ साइड। ठीक है, इक्वेशन के बोथ साइड हम लोगों ने एक इमेजिनरी सर्कल पुट कर दिया है, उस इमेजिनरी सर्कल में हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में आया हुआ कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना होगा। ठीक है, क्या कहा, इस इमेजिनरी सर्कल में हर जगह पे हमें लेफ्ट साइड में जो भी डिनोमिनेटर आया हुआ है उसको कंप्लीटली प्लेस कर देना होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, इज इक्वल टू ए के साइड में क्या आ जाएगा, जेड प्लस 1 और ये जेड माइनस 2 एक ब्रैकेट में हमें लिखना होगा ए के साइड में। बी के साइड में हमें क्या लिखना होगा, देखो इस इमेजिनरी सर्कल में अगर हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करेंगे तो ये जेड प्लस 1 और ये जेड प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बी के साइड में क्या बचेगा, ओनली ये जेड लिखा और उसके साइड में ये जेड माइनस 2 एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली सी के साइड में क्या बचेगा, एक तो जेड आएगा और साइड में क्या लिखना पड़ेगा, हमें जेड प्लस 1 लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में जब हमें अगर ए इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो इन दैट केस हमें बी और सी को 0 करना होगा। ठीक है, तो बी और सी में कौन सा टर्म कॉमन हमें दिख रहा है, बी एंड सी के अंदर हमें ये जेड टर्म कॉमन आया हुआ दिख रहा है, तो इसके कारण हम लोग क्या कर देंगे, पुट जेड इक्वल टू डायरेक्टली ये 0 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अगर जेड 0 है, यहाँ पर भी जेड 0 तो बी और सी वाले टर्म या फिर कांस्टेंट डायरेक्टली 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 0 प्लस 1 1 रहेगा, 0 माइनस 2 होगा, -2 इंटू ये 1 -2, राइट साइड में क्या आएगा, -2 टाइम्स ऑफ ए होगा, लेफ्ट साइड में तो कोई कॉन्स्टेंट है ही नहीं है। ठीक है, या फिर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली 1 लिख देंगे। तो देयरफॉर यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, -1/2, ये ए की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हमें अगर जब बी की वैल्यू निकालनी होगी तो इन दैट केस हमें ए और सी को 0 करना होगा। तो ए और सी के अंदर कौन सा टर्म हमें कॉमन दिख रहा है, ये जेड प्लस 1, राइट। तो इसके कारण हम लोग क्या पुट करेंगे, जेड इक्वल टू -1।
पुट लिख देंगे, पुट z इक्वल टू, हमें ये -1 कंसिडर करना होगा, b की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। देखो a और c के अंदर z+1 ये कॉमन होने के कारण हम लोग z इक्वल टू -1 अगर करते हैं तो a और c 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर z की वैल्यू -1 लिए, -1 -2 -3 -1 -2 -3 इंटू दिस -1 +3 हो जाएगा, तो राइट साइड में हम लिख देंगे +3b, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये 1 एज इट इज रहेगा। देयरफॉर b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर 1/3, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ फिर से। अभी हमें c की वैल्यू निकालनी होगी, c की वैल्यू निकालते वक्त हमें a और b के टर्म को 0 करना होगा, ठीक है। तो a और b में कौन सा टर्म कॉमन दिख रहा है, कौन सा फैक्टर कॉमन दिख रहा है, z-2, तो इसके कारण c फाइंड आउट करते वक्त हम लोग z को कंसिडर करेंगे, z इक्वल टू 2, ठीक है। इतना क्लियर है। z इक्वल टू 2 होने पर a और b वाले टर्म 0 हो जाएंगे, डायरेक्टली हमें c की वैल्यू मिलेगी। लेफ्ट साइड भी ये 1 आया हुआ है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 2 + 1 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 टाइम्स ऑफ c रहेगा। देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग 1/6 लिख दे, ठीक है। इतना क्लियर है। ये जो भी a b और c की वैल्यू आई हुई है तो हमें वह कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी, इन a b c की जगह पे, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, देयरफॉर 1/z, ब्रैकेट में ये z+1 और दूसरे ब्रैकेट में ये z-2, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू a की वैल्यू कितनी आई थी -12, तो ये -12 ऊपर लिखा, अपन में क्या लिखूंगा मैं, ये z लिखूंगा, प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 1/3, तो ये 1/3 न्यूमरेटर में लिखा, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग z+1 प्लस लिखा। c की वैल्यू कितनी मिली है अभी 1/6 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये z-2 आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को या फिर लास्ट में जो एक्सप्रेशन लिखा है अभी उसको फिर से रीराइट कर लेंगे। देखो ये सब कुछ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ क्या अपना गिवन फंक्शन है, दैट इज हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे f(z) लिखकर, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पर न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन दिख रहा है, तो क्या होता है, ऊपर का पार्ट ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, यानी कि हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, -1/2 टाइम्स ऑफ z लिख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी न्यूमरेटर का पार्ट ऊपर रह जाएगा और डिनोमिनेटर वाला पार्ट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, यानी कि वो उसको कैसे लिखना होगा नेक्स्ट स्टेप में 1/3 टाइम्स ऑफ z+1, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे प्लस ऊपर का पार्ट ऊपर और नीचे का पार्ट डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, दैट इज 1/6 टाइम्स ऑफ z-2। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, 3 केसेस जो बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें इस फंक्शन को f(z) ये जो फंक्शन दिया उसको हमें एक्सपांड करना होगा, ठीक है। तो देखो इतना तो क्लियर हो गया, ये f(z) कैसे आया, बाय पार्शियल फ्रैक्शन करके आया है। यहाँ पर a b c की जो वैल्यू हमने लिखी है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको बाद में फिर से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद हमें पहली केस कंसिडर करनी होगी, ये क्या लिखा, केस 1। यहाँ पर देखो z के साथ कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है, ये 2 तो एक नंबर आया हुआ है, क्या कहा, 2 एक नंबर आया हुआ है, जैसे कि z+1 के सब बाजू में 3 ये मल्टीपल में आया हुआ है ना, इसके जैसे। तो z अगर हम लोग डिनोमिनेटर को यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो z तो 0 रहेगा, ठीक है। तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। या फिर सिर्फ ऐसा पॉइंट कंसिडर करो, ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, ये z+1 दिख रहा है, ब्रैकेट में क्या दिख रहा है z+1, तो z के साथ ये कौन सा नंबर आया हुआ है, सिर्फ नंबर में बोलना है, उसका साइन नहीं देखना होगा। नंबर तो 1 आया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर हमें z+1 दिख रहा है, तो z के साथ 1 ये आया हुआ है, ठीक है। 1 का साइन नहीं देखना है, प्लस है कि माइनस, सिर्फ नंबर देखना होगा अगर जो ब्रैकेट के अंदर z के साथ आता है उसको, ठीक है। तो ये z के साथ ये 1 आया है, इसके कारण मैंने यहाँ पर 1 लिखा। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में z के साथ नंबर कौन सा आया हुआ है, 2 दिख रहा है, ठीक है। उसका साइन नहीं देखना, प्लस या माइनस नहीं देखना, नंबर देखना है सिर्फ 2, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में z के साथ नंबर 1 था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में z के साथ नंबर कौन सा आया हुआ है, 2 आया हुआ है, वो 2 बड़ा होने के कारण 1 के राइट साइड में लिखा। 1 छोटे नंबर लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, बड़े नंबर राइट साइड में लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये 1 और 2 कैसे आए, कहाँ से आए, इतना क्लियर हो गया। तो केस 1 में हमें क्या करना होगा, हमें mod z कंसिडर करना होगा और जो कि जो छोटा वैल्यू ना उससे कम लेना होगा। छोटा वैल्यू यहाँ पर 1 है तो उससे हमें mod z को लेना होगा, ठीक है। तो देखो केस 1 में क्या लिखेंगे, mod z इज लेस देन 1। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें गिवन फंक्शन को एज इट इज लिख देना होगा, ठीक है। देखो गिवन फंक्शन में क्या दिया हुआ है, ऊपर वाला एक पार्ट हमें लिखना है f(z) इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ z लिख दिया, प्लस ये 1/3 डिनोमिनेटर में क्या था, ये दूसरे ब्रैकेट में z+1 था, ठीक है, प्लस 1/6 यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, z-2 है ये। इतना क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर केस 1 में क्या दिख रहा है, mod z इज लेस देन 1, इसका ही मतलब क्या हो जाएगा, mod z ऑब्वियसली लेस देन 2, ठीक है। अगर z की वैल्यू लेस देन 1 है तो बाय डिफॉल्ट या फिर ऑब्वियसली हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि z की वैल्यू 2 से भी कम है, क्योंकि 1 इटसेल्फ 2 से कम होता है, राइट। नीचे वाले स्टेप को फिर से एक बार लिख देंगे, लेकिन इस पर देखो कैसे लिखूंगा, -1/2 टाइम्स ऑफ ये z लिखा, प्लस ये 1/3 लिखा, इसको मैं 1 + z ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। प्लस 1/6 एज इट इज लिख दिया, ठीक है, इनटू किया। देखो यहाँ से किसको बाहर लेना होगा, जो बड़ा होता है उसको बाहर लिया जाता है एक्सपेंशन करते वक्त। z और 1 में बड़ा कौन है, 1 है, ठीक है। अगर z लेस देन 1 है तो इसका मतलब z लेस देन 2 भी हो जाएगा, यानी कि z के लिए 2 बड़ा होगा, राइट। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर ये z लेस देन 1 दिख रहा है तो इसका मतलब ये z
टू के साथ कंपेयर होगा तो यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा, टू ही हो जाएगा, ठीक है। और जो बड़ा होता है उसको बाहर लिया जाता है, राइट। क्या कहा, जो बड़ा होता है उसको बाहर लिया जाता है सीरीज को एक्सपांड करते वक्त। तो यहाँ से जेड को बाहर लेना चाहिए कि -2 को लेना चाहिए, साइन नहीं देखना होगा, सिर्फ वैल्यू देखनी होगी, ठीक है। तो बड़ा क्या है, टू हो जाएगा, ठीक है, टू को बाहर लेना होगा। लेकिन हम लोग +2 को बाहर नहीं लेंगे, -2 को बाहर लेंगे। क्यों -2 को बाहर लेंगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट में पता चल जाएगा। ये -2 लिख दिया, -2 बाहर लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो ये -2 पहले आ चुका बाहर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये -z/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। क्योंकि ये -2 ही बाहर क्यों लिया, क्योंकि देखो हमें सीरीज एक्सपांड करते वक्त 1 प्लस या फिर 1 माइनस मिलना चाहिए, इसके कारण हमने -2 बाहर लिया। अगर मैं +2 बाहर लेता हूँ तो ये z/2 -1 होता था, ठीक है। ऐसा नहीं चाहिए, हमें 1 प्लस या फिर 1 माइनस मिलना चाहिए, इसके कारण हम लोगों ने 2 को माइनस साइन के बाहर लिया, ठीक है। और यहाँ पर 2 को क्यों बाहर लेना था, क्योंकि z और 2 में बड़ा कौन हो रहा था, 2 हो रहा था, इसके कारण हम लोगों ने यहाँ से ये वाले ब्रैकेट में से 2 को बाहर लिया। z और ये 1 में हम लोगों ने बाहर किसको लिया, 1 को बाहर लिया। 1 तो हर एक टर्म से बाहर आता ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके कारण ये हम लोगों ने सिर्फ रिवर्स करके लिखा, क्योंकि 1 प्लस या फिर 1 माइनस इस तरीके से सीरीज एक्सपांड करते वक्त हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये पहला राउंड ब्रैकेट और दूसरा ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ डिनोमिनेटर में आया हुआ टर्म है ना, उनको हमें ऊपर लेके जाना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में कैसे रहेगा, ये इक्वल टू पुट कर दिया, ये -1/2z ये एज इट इज रहेगा, प्लस लिख दिया, ठीक है। ये 1/3, उसके साइड में ये अपॉन में क्या ब्रैकेट आया हुआ है 1 + z, उसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो वो कैसे लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर ही 1 + z लिखकर उसके पावर में हमें -1 देना होगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1/-12 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/-12 लिखा, नीचे का ब्रैकेट अगर हम लोग ऊपर पुट कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे 1 - z/2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, उसके पावर में क्या रहेगा -1 देगा, ठीक है। इसके बाद हमें इस सीरीज का ये जो 1 + z⁻1 जो लिखा है उसका एक्सपांड करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला देखो इस तरीके से 1 + z⁻1 अगर लिखता है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, राइट साइड में 1 - z + z² - z³ प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये अल्टरनेट साइन प्लस माइनस यूज़ करने होंगे अगर सेंटर में प्लस है तो, ठीक है। 1 - z⁻1 है तो हमें कैसे लिखना होगा, सेम टर्म लिखने होगा, लेकिन सारे सब कैसे प्लस में देने होंगे, ठीक है। तो ये जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया उसी फॉर्मूला को देखकर ये वाले टर्म को हमें एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में ये इक्वल टू एज इट इज पुट कर दिया, -1/2z, इसके बाद ये +1/3 रहेगा एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर सेंटर में ये प्लस दिख रहा है, तो अंदर की टर्म सीरीज को एक्सपेंड करते हो कैसे रहेंगे, प्लस माइनस रहेंगे, ये +-z + z², उसके बाद ये माइनस आ जाएगा -z³, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, ऐसे शो दैट ही करना है। अप टू इन्फिनिटी दिखाना अगर रह गया अपना, ठीक है, शो दैट नहीं किया तो शायद मार्क्स कट सकते हैं। उसके आगे इस प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट करेगा तो ये -1/12 लिखा, ये -1/12 लिखा, ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को हमें एक्सपांड करना होगा, तो ये 1 माइनस दिख रहा है यहाँ पे, तो सारे टर्म कैसे होंगे, प्लस हो गए, तो 1 + z/2 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा, z/2 का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं शो दैट कर देता हूँ, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पहला सीरीज का एक्सपांशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर f(z) लिख देंगे। ये जो केस लिखा हुआ है इसी को क्या कहा जाता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऐसा कहा जाता है, ठीक है। देखो ये जो पर्टिकुलर केस हमने अभी पर्टिकुलर केस पे ये जो सीरीज को एक्सपांड किया है, तो वही उन्होंने क्वेश्चन में वर्ड्स प्रॉब्लम में दिया था। देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम जैसे होते हैं ना, वही उन्होंने वर्ड्स में मेंशन करके दिया था। क्या दिया है ये, विद इन द यूनिट सर्कल, विद इन द यानी कि यूनिट सर्कल से कम अबाउट द ओरिजिन, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पे दिए हुए हैं मतलब ये केसेस पे हमारे इस फंक्शन को एक्सपांड करके हो जाता है, ठीक है। केस 1 में हमने क्या किया था, ये जो 1 आया था ना लोअर वैल्यू 1, उससे कम लिया था mod z को। अभी क्या करेंगे हम लोग, mod z को इन बिटवीन 1 और 2 कंसिडर करेंगे केस 2 के लिए, ठीक है। तो देखो केस 2 लिखकर mod z को इन बिटवीन 1 और 2 कंसिडर कर लिया। इसके बाद हमें गिवन फंक्शन f(z) फिर से लिखना होगा, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन करके जो हमें मिला था वो लिखना होगा, ठीक है। तो वो क्या था, 1/z -1/2 टाइम्स ऑफ z रहेगा, सॉरी, f(z) इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ z प्लस 1/3, ब्रैकेट में क्या था साइड में, ये z+1 लिखा हुआ था, ठीक है। उसके आगे क्या था, +1/6, तो ये 1/6 लिखा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, z-2 ऐसा लिखा हुआ था। ये ब्रैकेट में रहेगा z-2, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। कंसेप्ट इतना याद रखना है, जो बड़ा होता है उसको बाहर लिया जाता है, राइट। ये z के साथ ये +1 आया हुआ है, यहाँ पर z के साथ +2 आया हुआ है, सिर्फ नंबर देखना है, साइन नहीं देखना उसका प्लस या माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये f(z) फिर से लिख दिया, z के साथ यहाँ पर 1 और 2 है, तो z के साथ आए हुए नंबर्स को हमें कंपेयर करना होगा। तो फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, वो वाला टर्म एज इट इज लिखना होगा, दैट इज -1/2 टाइम्स ऑफ z, ये एज इट इज लिख दिया, प्लस यहाँ से 1/3 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। देखो z और 1 में बड़ा कौन है, यहाँ से क्या दिख रहा है, केस से z बड़ा दिख रहा है, राइट।
वन और जेड के अंदर, वन और जेड को कंपेयर करते वक्त बड़ा कौन दिख रहा है, यहाँ पर हमें जेड दिख रहा है। तो यहाँ से जेड और वन में हम लोग जो बड़ा है उसको बाहर लेना होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, जो बड़ा तो जेड है, इसके कारण हमें जेड को बाहर लेना होगा। ठीक है, तो ये साइड में जेड को ले लिया कॉमन बाहर। ब्रैकेट के अंदर से क्या बचेगा, जेड को बाहर लेने के कारण यहाँ पर वन आएगा, प्लस आगे वन अप बाय जेड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, प्लस ये 1/6 एज इट इज लिख दिया। जेड और टू में बड़ा कौन होगा, देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है केस टू से, जेड और टू के अंदर बड़ा कौन है, सिर्फ टू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टू के साथ माइनस साइन आने के कारण हम लोग सिर्फ +2 को बाहर नहीं लेंगे, माइनस साइन के साथ बाहर लेना होगा, क्योंकि सीरीज 1+ या फिर 1- में मिलनी चाहिए, इसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर से कॉमन क्या लेना होगा, हमें बाहर -2 लेना होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -2 पहले बाहर लिया तो वहाँ पर 1 आएगा, -z/2 ऐसा लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये जो राउंड ब्रैकेट ये दिख रहा है करली अंडरलाइन किया हुआ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है करली अंडरलाइन किया हुआ, उसको हमें ऊपर लेके जाना होगा। तो लेफ्ट साइड का ये f(z) एज इट इज इक्वल टू -1 अपॉन ये 2 टाइम्स ऑफ z लिख दिया, प्लस 1/3 z लिखा। ये राउंड ब्रैकेट ऊपर जा रहा है तो 1 + 1/z के पावर में हमें ये -1 देना होगा। 6 × -2 -12, वो -12 डायरेक्टली इस प्लस साइन को ओवरराइट करेगा, तो ये -1/12 लिख दिया। नीचे का ब्रैकेट हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये 1 - z/2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके पावर में ये आएगा -1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट्स आए हुए हैं ना विथ पावर -1, उसको जस्ट एक्सपांड कर देना है। तो ये लेफ्ट साइड में f(z) फिर से एज इट इज लिख दिया है, इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ z, यहाँ से आएगा 1/3z, ये एज इट इज। इस ब्रैकेट को एक्सपांड करना है, सेंटर में प्लस साइन है, तो एक्सपांड करते जो भी सीरीज होगी उसको अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देने होंगे। पहले शुरुआत प्लस से होगी, +1 -1/z प्लस 1/z का होल स्क्वायर। ठीक है, -1/z का होल क्यूब, उसके बाद फिर से साइन आएगा प्लस अप टू इन्फिनिटी, हमें ये शो दैट ही करना है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, उसके बाद हमें -1/12 लिखना होगा, ये -1/12 लिख दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, सेंटर में माइनस है तो सारे टर्म कैसे होंगे, प्लस हो गए, तो 1 प्लस z/2। ठीक है, प्लस आगे क्या होगा, z/2 का होल स्क्वायर होगा, वो नीचे लिख रहा हूँ, z/2 का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस z/2 का होल क्यूब होगा। उसके बाद फिर से प्लस साइन दो, अप टू इन्फिनिटी, ये शो दैट ही करना है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो सीरीज को जरूरी नहीं कि हम लोग 3 तक ही लिखेंगे, 2 तक लिखकर प्लस अप टू इन्फिनिटी किया रहता तो भी चलता था। तो यहाँ पर ये सेकेंड केस में आया हुआ हमारा सीरीज़ का एक्सपेंशन हो जाता है, जो कि उन्होंने जो सेकेंड पॉइंट में दिया होता है ना उसके अकॉर्डिंग सही भी हो रहा है। ठीक है, ये वर्ड्स में इन्फॉर्मेशन दिया था उन्होंने, अगर ये ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते तो फिर भी हम लोगों को केस 1, 2, 3 कंसिडर कर इस पूरे सम को एक्सपेंड करना था। ठीक है, देखो सेकेंड केस में क्या दिया हुआ था, विद इन द एनालिसिस रीजन बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अबाउट द ओरिजिन हैविंग रेडियस 1 और 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा सीरीज़ का एक्सपेंशन यहाँ पर केस 2 में हो चुका है। इसके बाद हमें केस थर्ड भी कंसिडर करना होगा। केस थर्ड में हमें क्या करना होता है, जो मॉड जेड को जो बड़ा वैल्यू होता है ना उससे भी बड़ा कंसिडर करना होता है। क्या कहा, मॉड जेड को जो बड़ा वैल्यू होता है ना, बड़ा वैल्यू हमें शुरुआत में यहाँ पे क्या मिला था, 2 मिला था, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड जेड को ये जो 2 वैल्यू आई थी उससे भी बड़ा कंसिडर कर लेंगे। पहले केस में क्या करना होता है, जो छोटा वैल्यू आता है उससे छोटा कंसिडर करना होता है। सेकेंड केस में इन बिटवीन कंसिडर करना होता है, इन बिटवीन लोअर एंड हाईएस्ट वैल्यू, और लास्ट केस में जो बड़ा वैल्यू आता है, हाईएस्ट वैल्यू आता है, उससे भी बड़ा कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो ये क्या लिखा, केस 3 क्या कैसे होगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 2 ऐसा रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन फंक्शन फिर से एज इट लिखना होगा, वो ऊपर ही लिखा हुआ था, वो ऊपर का मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, दैट इज f(z) इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ z होगा, प्लस ये 1/3 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यहाँ पर z + 1, आगे क्या था प्लस 1/6, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हमें लिखना है z - 2। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी देखो अगर ये z ग्रेटर देन 2 है तो ऑब्वियसली ये z ग्रेटर देन 1 भी रहेगा। ठीक है, क्या कहा, अगर ये z ग्रेटर देन 2 है तो ऑब्वियसली ये z ग्रेटर देन 1 भी होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का f(z) एज इट इज लिखा, यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि z के साथ कंपेयर करने के लिए कोई भी नंबर नहीं आया, z के साथ कह रहा हूँ, ये z तो मल्टीपल में 2 आया है उसको नहीं देखना है, z के साथ यानी कि z के साथ कोई ब्रैकेट में आया हुआ ऐसे नंबर की बात कर रहा, तो इसके कारण ऐसा तो कोई नंबर नहीं है यहाँ पर इस z के साथ, तो हम लोग ये फर्स्ट टर्म को एज इट लिख देंगे, दैट इज -1/2 टाइम्स ऑफ z, ये एज इट लिखा, प्लस यहाँ से एज इट क्या लिखेंगे हम लोग, 1/3 को एज इट लिख देंगे। देखो z और 1 में बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली z होगा, क्योंकि z अगर 2 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली z ग्रेटर देन 1 भी हो जाएगा, तो z और 1 में ग्रेटर तो z है, और बड़ा वाला बाहर लेना होता है तो 1/3 बाहर किसको लिया जाएगा, ब्रैकेट से z को लिया जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/z बचेगा, लास्ट पे ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, आगे प्लस 1/6 लिख देंगे,
z और 2 से बड़ा कौन है, z है। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कि इसके अंदर z इज ग्रेटर देन 2, तो इसके कारण z को बाहर लेना होगा, z को ही बाहर लेकर लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा वो 6z हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 अपॉन z लिखना होगा, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो राउंड ब्रैकेट हमें दिख रहे हैं ना डिनोमिनेटर में, उनको सिर्फ ऊपर लेके जाना होगा, ठीक है। तो ये एफ ऑफ जेड लेफ्ट साइड का एज इट इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ जेड लिखा, प्लस ये 1/3 जेड रहेगा यहाँ पर। ये राउंड ब्रैकेट जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1/z, ये पावर में हमें -1 देना होगा, प्लस 1/6 जेड लिखा। राउंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1 - 2/z, इस ब्रैकेट को ऊपर लेके जा रहे हो तो ये पावर में हमें -1 देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें जस्ट इसका एक्सपांशन कर देना है। लेफ्ट साइड में एफ ऑफ जेड एज इट इज इक्वल टू फर्स्ट वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, दैट इज -1/2z, प्लस यहाँ से क्या रहेगा 1/3z एज इट इज। ये वाला पार्ट एज इट इज लिखा डिनोमिनेटर में 1/3z है, ये z है, ये 2 नहीं है, ये z है, ठीक है। इसको मैं ठीक से डार्क कर देता हूँ। प्लस है सेंटर में, तो अंदर कैसे एक्सपेंशन होगा प्लस माइनस इस तरीके से 1 - 1/z प्लस 1/z का ये होल स्क्वायर करेंगे हम लोग। अगला वाला टर्म कैसे रहेगा -1/z का होल क्यूब रहेगा, ठीक है। प्लस अप टू इन्फिनिटी ये शो दैट करना होगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ये इनिशियल वाला ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। आगे क्या टर्म है +1/6 टाइम्स ऑफ जेड है ये, राइट। फिर ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, फर्स्ट टर्म रहेगा 1, उसके बाद सेंटर में माइनस होने के कारण सारे टर्म कैसे रहेंगे प्लस रहेंगे, प्लस 2/z लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या लिखूंगा मैं प्लस 2/z का होल स्क्वायर, 2/z का होल स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी यही से दिखा देता हूँ, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड केस में जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग सीरीज का एक्सपेंशन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी का जो क्वेश्चन लूँगा वो थोड़ा सा कंसेप्ट में थोड़ा सा अलग रहेगा और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल पॉसिबल लॉरेंट्ज एक्सपेंशन ऑफ z अपॉन z-1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में z-2 अबाउट z इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये वाला नया पार्ट है आपके लिए, अबाउट z इक्वल टू -2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, या फिर एरो लिखा या सोल्यूशन लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैं एरो भी कर देता हूँ। पहले तो हमें गिवन फंक्शन एज इट लिख देना है, दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है जेड अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में z-1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या z-2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। या अबाउट z इक्वल टू -2 वाला पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो गिवन फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें ये चेक करना होता है वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर। यहाँ पर न्यूमरेटर में z की पावर है 1 और डिनोमिनेटर में इन टोटल z की पावर है 2, ठीक है। तो ऊपर आए हुए z की हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे आए हुए z की हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी। ऊपर आए हुए z की पावर कम है, नीचे आए हुए z की पावर से, इसके कारण गिवन फंक्शन को हम लोग प्रॉपर फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और प्रॉपर फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन होता है, राइट। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त हमें ये जो फंक्शन दिया है उसको लेफ्ट साइड में फिर से एक बार लिख देना है, दैट इज z अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा z-1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा z-2 लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर ये जो z-1 है उसकी पावर कितनी है, z की 1 है। ब्रैकेट के अंदर ये जो z-1 आया है वहाँ पर z की पावर है 1 है और ये टर्म रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि ये फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है। इसके कारण इसको क्या कहेंगे लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर होने के कारण उसके ऊपर हमें क्या लिखना होगा, ये a लिखना होगा और ये डिनोमिनेटर में फैक्टर आ जाएगा, दैट इज z-1। सिमिलरली z-1 इस ब्रैकेट पे ये जो टर्म ब्रैकेट में दिख रहा है उसके अंदर z की पावर कितनी है 1 है, जो कि रिपीट नहीं हुआ है। इसके कारण हम लोग इसको क्या कहेंगे लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर कहेंगे। इसके कारण उसके ऊपर भी हमें ये कॉन्स्टेंट लेना होगा b, ठीक है। तो न्यूमरेटर हम लोग b लिख देंगे और डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना होगा z-2 लिख देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिंप्लीफिकेशन कर कर a और b इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देखो तो वो फाइंड आउट करने के लिए मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल पुट कर दिया है, राइट। ये इमेजिनरी सर्कल पुट करने के बाद इस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस करना होगा। अगर हम लोग इस इमेजिनरी सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देंगे तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास रहेगा ओनली z, ठीक है। z इज इक्वल टू a के साइड में हमें लिखना होगा z-2 लिखना होगा और ये प्लस b लिखकर उसके साइड में हमें लिखना होगा z-1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमें जब अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो b को वाले टर्म को 0 करना होगा। b वाले टर्म को 0 करने के लिए हमें z की वैल्यू कितनी कंसिडर करनी होगी 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पुट z इक्वल टू 1, ठीक है। तो z इक्वल टू 1 होने के कारण b वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। 1 - 2 कितना रहेगा -1, तो ये राइट साइड में रहेगा -a रहेगा। z की वैल्यू हमने ली थी 1 ली थी, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल रही है -1, ठीक है। उसको एक सर्कल कर दिया साइड में। जब हमें अभी b की वैल्यू निकालनी है तो इन दैट केस हमें a वाले टर्म को 0 करने के लिए z की वैल्यू कितनी लेनी होगी 2 लेनी होगी। तो ये क्या लिखा पुट z इक्वल टू 2 कर दिया, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में z तो कितना रहेगा 2 रहेगा और राइट साइड में ये 2 - 1 कितना होगा 1 होगा, यानी कि ये सिंपली b की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी 2 मिल जाएगी, ठीक है।
ए और बी की जो भी वैल्यू आई हुई है हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका मतलब ही क्या हो रहा है, ये z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 ये जो ब्रैकेट में आए हुए टर्म है इनका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन दैट इज f ऑफ z ये हो जाएगा। तो देखो इसको पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 ये जो टर्म है उसको हम लोग f ऑफ z से रिप्लेस कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू -1 तो ये -1 लिख दी, अपॉन में क्या रहेगा z माइनस 1 होगा, प्लस b की वैल्यू कितनी थी 2 थी, ये क्या लिखेंगे 2 अपॉन z माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। ये हो गया गिवन फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करके मिला हुआ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया होता, एक्सपांड सीरीज अबाउट z इक्वल टू -2 बोला गया था। ठीक है, यानी कि एक्सपांड सीरीज यानी कि एक्सपांड द गिवन फंक्शन अबाउट क्या पूछा गया था, z इक्वल टू -2। z इक्वल टू -2 होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, जिधर जिधर भी z मिला है हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली z+2 लिख देंगे। क्या कहा, z इक्वल टू -2 होने के कारण लास्ट में हमें जहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद z मिला है वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे, +2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर z इक्वल टू -2 दिया है तो z+2 करना होगा। अगर z इक्वल टू सिंपली 2 देते थे तो हम लोग क्या करते थे, जहाँ पर भी z दिख रहा है वहाँ पर z-2 कंसिडर करते थे। ठीक है, तो देखो लास्ट में पार्शियल फ्रैक्शन करने पर हमें ये ऐसा मिला था, f ऑफ z इक्वल टू -1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस 2 ऐसा हमें दिख रहा है। लेकिन इस क्या बता रहा हूँ मैं, z इक्वल टू -2 होने के कारण जिधर भी z हमें मिल रहा है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, z+2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर ये लिख दिया, f ऑफ z लिखा इज इक्वल टू -1 लिखा, z+2 ये डायरेक्टली हम लोगों ने किया है, उसको एक ब्रैकेट में लिखा, z+2 एक मतलब ये इंपॉर्टेंट है, उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया z+2, एक्स्ट्रा +2 ऐड किया अपनी तरफ से तो उसको बैलेंस भी करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए -2 लेना होगा, और जो -2 लेंगे उसको किसके साथ एडजस्ट करके इस -1 के साथ, तो वो कैसा हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -1 -2 एडजस्ट किया तो ये -3। देखो लास्ट में रिजल्ट सेम ही मिलना चाहिए, 2 - 3 कितना होगा, -1 ही होगा, राइट। डिनोमिनेटर में आए हुए टर्म को हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंक्लोज कर देंगे। इसके आगे क्या दिख रहा है, ये +2 दिख रहा है न्यूमरेटर में, z की जगह पे हमें क्या कंसिडर करना है, z+2, ये z+2 एक काम का पॉइंट होने के कारण उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। +2 एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसको बैलेंस करने के लिए -2 लेना होगा कहीं ना कहीं, और जो -2 लेंगे वो किसके साथ एडजस्ट करेंगे, ये वाले -2 के साथ। ठीक है, तो -2 और इसके साथ एडजस्ट किया -2 कितना बनेगा, ये -4 रहेगा, तो इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देते हैं। फाइनल रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेते। देखो 2 - 4 अगर होगा तो ये -2 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है गिवन फंक्शन का। यहाँ पर देखो अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट किसको करेंगे, z+2 इस वाले टर्म को करेंगे, क्योंकि सीरीज को एक्सपेंड हमें करना था अबाउट z इक्वल टू -2। अबाउट z इक्वल टू -2 होने के कारण हम लोगों ने यहाँ पर z के साथ +2 लाया। अगर z इक्वल टू +2 होता तो हम लोग क्या कर देते, z-2 कर देते। ठीक है, यहाँ पर मैं छोटे लेटर्स में लिख देता हूँ अराउंड या फिर अबाउट। अराउंड ये क्या लिखा है, z इक्वल टू -2 होने के कारण हम लोगों ने जिधर जिधर z दिख रहा है ऊपर वाले स्टेप पे वहाँ पर z+2 लिख दिया, और बाकी में -2 एडजस्ट करने पर जो नंबर्स मिले वो लिख दिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन किसको किया गया हुआ है, z+2 को किया गया है, राइट। और z+2 के साथ नंबर्स कौन से आए हुए हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, z+2 के साथ नंबर कौन से आए हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में z+2 के साथ ये नंबर 3 आया हुआ है, नंबर की बात कर रहा हूँ, उस साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लस या माइनस साइन नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना है। पहले ब्रैकेट में z+2 के साथ नंबर 3 आया हुआ है, और दूसरे ब्रैकेट में z+2 के साथ नंबर 4 आया हुआ है। ठीक है, दोनों में से छोटा कौन हो जाएगा, नंबर 3 छोटा हो जाएगा तो उसको लेफ्ट में लिखेंगे, और दूसरा नंबर बड़ा कौन सा हो रहा है, 4 हो रहा है तो उसको राइट साइड में लिखेंगे। बड़े नंबर राइट साइड में होते हैं, छोटे नंबर लेफ्ट साइड में होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस पे हमें क्या करना होगा, मॉड ऑफ z+2 को लेस देन लोवेस्ट नंबर कंसिडर करना होगा, यानी कि लेस देन 3 कंसिडर करना होगा। सेकंड केस में मॉड ऑफ z+2 को हमें इन बिटवीन 3 और 4 कंसिडर करना होगा। ठीक है, और केस थर्ड में हमें क्या करना होगा, मॉड ऑफ z+2 को ग्रेटर देन हाईएस्ट वैल्यू कंसिडर करना होगा, यानी कि 4 से भी ग्रेटर देन कंसिडर करना है। ठीक है, देखो सेम पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अराउंड z इक्वल टू -2 करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, z की जगह पर डायरेक्टली z+2 ला दिया। अगर यहाँ पर z इक्वल टू +2 होता तो हम लोग z की जगह पर डायरेक्टली z-2 लिखते थे, और बाकी का जो -2 एडजस्ट किया रहेगा वो नंबर बैलेंस कर देते। ठीक है, रिमेनिंग नंबर के साथ। तो यहाँ पर किया हुआ है, z+2 z की जगह पर लिख दिया, +2 लिया है तो -2 बैलेंस इस -1 के साथ एडजस्ट करने पर यहाँ पे क्या बचेगा, -3। सिमिलरली यहाँ पर भी z की जगह पर डायरेक्टली z+2 लिख दिया, क्योंकि एक्सपेंशन हमें करना है अराउंड z इक्वल टू -2, z की जगह पर z+2 लिख दिया, +2 लिया तो -2 एडजस्ट किसके साथ किया, ये वाले -2 के साथ, तो साइड में -4 लिख दिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद कॉन्सेंट्रेट करना है हमें सिर्फ z+2 को। z+2 के साथ नंबर दिख रहा है 3, और यहाँ पर दिख रहा है नंबर 4। दोनों में छोटा नंबर लेफ्ट साइड में लिखा है दैट इज 3, राइट साइड में बड़ा नंबर लिखा है 4। तो सबसे पहले केस 1 में हमें क्या करना होगा, मॉड ऑफ z+2 को लेस देन लोवेस्ट वैल्यू कंसिडर करना होगा। सेकंड केस में इन बिटवीन 3 और 4 कंसिडर करना होगा, और लास्ट केस में ग्रेटर देन 4 कंसिडर करना होगा। ठीक है,
तो देखो केस वन में जैसे कि हमें पता है क्या लिखना है, अभी ये लिखा केस वन में हमें क्या लेना होगा मॉड ऑफ जेड प्लस टू को लेस देन लोवेस्ट वैल्यू कंसिडर करना है, दैट इज 3। इसके बाद ऊपर लिखे हुए फंक्शन को हमें एज इट इज लिख देना है, दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये -1 अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट राउंड ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे ये जेड प्लस टू -3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस ये ऊपर का 2 लिख दिया अपॉन में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पहले तो आएगा राउंड ब्रैकेट के अंदर जेड प्लस टू रहेगा -4, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। अभी देखो कंपेयर करेंगे हम लोग, ये जेड प्लस टू को 3 के साथ कंपेयर करने पर बड़ा कौन हो रहा है, 3 इज द ग्रेटर वैल्यू। तो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर z प्लस टू और 3 में बड़ा क्या हो रहा है यहाँ से 3 हो रहा है, ठीक है। इसके कारण हमें 3 को बाहर लेना होगा, लेकिन हम लोग 3 को बाहर नहीं ले सकते। अगर 3 को बाहर लेते तो ये कैसा हो जाएगा, z प्लस टू बाई 3 -1 होगा और सीरीज एक्सपेंड करते वक्त हमें 1 प्लस या फिर 1 माइनस टाइप के टर्म मिलने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म में से -3 को बाहर लेना होगा, ठीक है। अगर z प्लस टू लेस देन 3 है तो ऑब्वियसली ये z प्लस टू लेस देन 4 भी हो जाएगा, यानी कि z प्लस टू के लिए 4 ग्रेटर हो जाएगा। तो ये दूसरे वाले ब्रैकेट में से हमें किसको बाहर लेना होगा, +4 को बाहर नहीं ले सकते। अगर +4 को बाहर लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर z प्लस टू बाई 4 -1 बचेगा। -1 नहीं होना चाहिए, 1 प्लस या फिर 1 माइनस मिलना चाहिए सीरीज को एक्सपेंड करते वक्त। इसके कारण हमें सेकंड वाले स्क्वायर ब्रैकेट से -4 को ही बाहर लेना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप फिर कैसे लिख सकते हैं, देखो ये एफ ऑफ जेड लिखा है एज इट इज इक्वल टू न्यूमरेटर का ये -1, डिनोमिनेटर से हमें इतना पता चल रहा है कि z प्लस टू और ये 3 में साइन नहीं देखना है नंबर का, सिर्फ नंबर देखना है +3 या फिर -3। z प्लस टू और 3 में बड़ा कौन है, ये 3 बड़ा है, इसके कारण हमें ये 3 को बाहर लेना होगा। लेकिन +3 बाहर नहीं ले सकते क्योंकि सीरीज एक्सपेंड करने के लिए हमें मिलेगी नहीं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से डिनोमिनेटर से -3 को बाहर लेना होगा, ठीक है। तो ये -3 को बाहर ले लिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले क्या लिखेंगे, ये -3 बाहर आ चुका तो यहाँ पे 1 लिखना होगा और माइनस क्या रहेगा आगे z प्लस टू अपॉन का ये 3 लिखना होगा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके आगे ये प्लस लिखा सेंटर में, ऊपर का ये 2 डिनोमिनेटर वाला ये लाइन, यहाँ से -4 हमें बाहर लेना होगा। -4 ही क्यों बाहर लेना होगा, क्योंकि देखो z प्लस टू और ये 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसको बाहर लेते हैं, लेकिन +4 बाहर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ अगर +4 बाहर लेंगे तो ये z प्लस टू बाई 4 -1 रहेगा। सीरीज एक्सपांड करने के लिए 1 प्लस या फिर 1 माइनस इस टाइप की मिलनी चाहिए, तो इसके कारण डिनोमिनेटर से -4 को बाहर लिया, ठीक है। तो -4 बाहर आने के बाद ये फर्स्ट टर्म ये -4 बाहर हो चुका तो ये 1 रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा आगे z प्लस टू डिनोमिनेटर में आएगा ये 4, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है, यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है, वो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर का 1 और ये डिनोमिनेटर का 3, नीचे वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है हम लोग उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो कैसा लिखना होगा, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर ये रहेगा z प्लस टू अपॉन का 3 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर में ये -1, ठीक है। ऊपर 2 है नीचे 4 है, 2/4 यानी कि 1/2, ये माइनस साइन इस प्लस को ओवरराइट करेगा तो ये -1/2। नीचे का स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग ऊपर लेके जाएगा तो उसको पावर में -1 देना होगा, ये 1 माइनस रिमेनिंग टर्म हमें एज इट इज लिख देने होंगे, ये z प्लस टू अपॉन 4 ये ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके पावर में -1, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट और ये 2 साथ में जोड़कर आया हुआ है, कंसिडर करो ये z प्लस टू बाद में ये ब्रैकेट आया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म्स है हमें उसको एक्सपांड कर देना होगा, ठीक है। तो देखो ये एफ ऑफ जेड लेफ्ट साइड में एज इट इज इक्वल टू ये 1/3 ब्रैकेट, सेंटर में माइनस दिख रहा है तो सारे टर्म कैसे रहेंगे, एक्सपांशन करते वक्त प्लस में आएंगे। तो 1 प्लस फर्स्ट टर्म क्या रहेगा z प्लस टू अपॉन 3, सेकेंड टर्म क्या होगा ब्रैकेट के अंदर z प्लस टू अपॉन 3 का होल स्क्वायर देना होगा, ठीक है। 2 टर्म मैंने लिख दिया, पहले 3 टर्म लिख दिया सीरीज के अंदर, उसके आगे प्लस देकर अप टू इन्फिनिटी यहीं पे शो दैट कर देता हूँ, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके दिखाना होगा। ये क्या है, ये -1/2 है, ये z नहीं है, ये 1/2 है। z जैसे दिख रहा होगा लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ 2 समझने के लिए। ये तो -1/2 लिखा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर देखो सेंटर में माइनस होने के कारण एक्सपांशन करते वक्त सारे टर्म कैसे लिखने होंगे, हमें प्लस में लिखने होंगे। 1 प्लस फर्स्ट टर्म क्या होगा z प्लस टू अपॉन का 4, ठीक है। नेक्स्ट में आएगा प्लस ब्रैकेट में ही z प्लस टू अपॉन का 4 उन सब का होल स्क्वायर, राइट। इसी के आगे प्लस देकर अप टू इन्फिनिटी वाला पार्ट हम लोग शो दैट कर सकते हैं, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो फर्स्ट केस दैट इज मॉड ऑफ z प्लस टू लेस देन 3 के ऊपर हमारे गिवन फंक्शन का एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें केस 2 कंसिडर करनी होगी, जैसे कि पहले ही बताया था। केस 2 में हमें क्या करना होगा, लोवेस्ट जो वैल्यू 3 थी और जो हाईएस्ट वैल्यू 4 थी, इन बिटवीन हमें अभी मॉड ऑफ z प्लस टू को कंसिडर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 लिखा लेस देन मॉड ऑफ z प्लस टू और ये मॉड ऑफ z प्लस टू लेस देन 4, ठीक है। ये मॉड ऑफ z प्लस टू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये सीरीज या फिर ये फंक्शन का एक्सपेंशन अबाउट z इक्वल टू -2 करना था। अगर z इक्वल टू -2 इसके कारण हम लोग यहाँ पर z प्लस टू को कॉन्स्टेंट कर रहे हैं, ठीक है।
तो केस टू मेंशन करने के बाद हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिख देना होगा, जहाँ पर हम लोगों ने z की जगह पर z+2 कंसिडर किया हुआ था, वो वाला f ऑफ z एज इट इज लिख देना है। देखो केस 1 के ऊपर वो लिखा हुआ था, ये केस 1 के ऊपर अराउंड z इक्वल टू -2 करने पर जो सिंप्लीफिकेशन आया था, जो सिंप्लीफाइड स्टेप आई थी, वही लिख देनी है हमें फिर से केस 2 के बाद। ठीक है, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, f ऑफ z, तो ये लेफ्ट साइड में लिख दिया था -1 अपॉन ये -1 अपॉन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या था, ये लिखा हुआ राउंड ब्रैकेट में ये z+2, साथ में ये -3 लिखा हुआ था स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस सेंटर में ऊपर में ये +2 था, प्लस ऊपर 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये z+2, आगे क्या था -4 था, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो सीरीज को एक्सपांड करते हो इतना हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा होता है उसको बाहर लेना होता है। ठीक है, बड़ा किससे कंपेयर करते हैं, देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये z+2 दिख रहा है और साइड में 3 दिख रहा है, साइन नहीं दिख रहा है, सिर्फ नंबर दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 और z+2 में बड़ा कौन है, देखो केस से हमें क्या पता चल रहा है, 3 और z+2 में बड़ा कौन है, z+2 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। बड़ा होने के कारण हमें क्या करना होगा, ये पहले ब्रैकेट में से किसको बाहर लेना है, z+2 को बाहर लेना होगा। ठीक है, तो ये f ऑफ z लिख दिया एज इट इज इक्वल टू माइनस ऊपर का ये -1 एज इट इज, यहाँ से क्या बाहर आएगा, z+2, ये टर्म बाहर आ जाएगा, तो ये z+2 बाहर लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 - 3 अपॉन z+2 बचेगा। ठीक है, इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट में प्लेस कर देंगे, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस ये ऊपर का 2 एज इट इज, ये अपॉन का सेंटर वाला लाइन। यहाँ से क्या दिख रहा है, z+2 और 4 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है। क्या कहा, z+2 और 4 में बड़ा कौन है, 4 है। तो यहाँ पर हम लोग +4 बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि सीरीज को एक्सपेंड करते हुए 1+ या फिर 1- में मिलने के कारण हम लोग यहाँ से -4 को कॉमन बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो -4 बाहर ले लिया, जैसे ये -4 बाहर लिया तो वहाँ पर का हुआ पहला +1 लिखा, फिर -z+2/4 आ जाएगा। ठीक है, -z+2 अपॉन ये 4 लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। तो यानी कि अपॉन में जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म है उनको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म कैसा रहेगा, f ऑफ z लेफ्ट साइड का एज इट इज -1 अपॉन z+2, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, नीचे वाला डब्बा यानी कि बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर जा रहा है तो वो हम लोग उसके पावर में सिर्फ -1 पुट कर देंगे। माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ मैं 3 अपॉन ये z+2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ऊपर क्या रहेगा -1, 2 अपॉन -4 है। ठीक है, तो वो माइनस साइन यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट, नीचे वाला बॉक्स यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर जा रहा है तो ये 1 माइनस ऑफ z+2 अपॉन 4 राउंड ब्रैकेट, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके पावर में रहेगा -1। ठीक है, यहाँ पर ये -1 लिखा हुआ है, ये -1 है, इस ग्रे लाइन के ऊपर ये माइनस साइन आया हुआ है। ठीक है, कंसिडर कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप में जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन आया हुआ है उसको हमें एक्सपांड कर देना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का ये f ऑफ z एज इट रहेगा, इज इक्वल टू -1 अपॉन ये z+2 फर्स्ट टर्म हम लोगों ने एज इट लिख दिया। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, 1+z पावर में -1 है, तो अंदर के टर्म एक्सपांड कैसे होंगे, 1 - z + z² - z³ प्लस अप टू इन्फिनिटी जाएगा। अगर सेंटर में माइनस है तो सारे टर्म कैसे रहेंगे, प्लस रहेंगे, सेम टर्म ही है, 1+z + z² + z³ इस तरीके से। तो अभी हमारे पास z की जगह पर ये वाला राउंड ब्रैकेट है, दैट इज 3 अपॉन z+2। यहाँ पर उसके पहले माइनस साइन होने के कारण सीरीज को एक्सपांड करेंगे तो सारे टर्म हमें प्लस में लिखने होंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट लिख दिया, 1 प्लस राउंड ब्रैकेट में लिखना होगा हमें 3 अपॉन z+2, आगे क्या लिखेंगे, प्लस राउंड ब्रैकेट के में ही 3 अपॉन z+2 फिर से लिख दिया, और उसका अभी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, ये 3 है, प्लस अप टू इन्फिनिटी यही पे शो दैट कर देंगे हम लोग, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर आगे क्या आया हुआ था, ये -1/2, तो ये -1/2 पुट कर दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर भी सेंटर में माइनस दिख रहा है तो सीरीज एक्सपेंड करते वक्त हर एक टर्म को हमें प्लस ही साइन देना होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो ये 1 प्लस क्या रहेगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर z+2 अपॉन 4 रहेगा फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये प्लस दिया, फिर से क्या लिखना है हमें, z+2 अपॉन 4 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस z+2 अपॉन का ये 4, उसके पावर में 3 रहेगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर हमारा सेकेंड केस में आए हुए सीरीज का एक्सपेंशन हो जाता है। केस थर्ड में क्या करना होगा, मॉड ऑफ z+2 की वैल्यू जो लार्जेस्ट वैल्यू थी ना उससे ग्रेटेस्ट कंसिडर करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, केस 3 में हम लोग क्या लिखेंगे, ये 3 और ये 4 नंबर हम लोगों ने शुरुआत में लिखे, तो ये जो 4th नंबर था हाईएस्ट वैल्यू था उससे भी अभी ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है किसको, मॉड ऑफ z+2 को। ठीक है, तो केस 3 में क्या लिखेंगे हम लोग, ये केस 3, मॉड ऑफ z+2 विल बी ग्रेटर देन व्हाट, 4। ठीक है, इतना क्लियर है ये।
इसके बाद हमें गिवन फंक्शन फिर से लिख देना होगा। गिवन फंक्शन यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद मिला हुआ, जिसके बाद हम लोगों ने अराउंड z इक्वल टू -2 वाला स्टेप भी किया था, वो करने के बाद, वो स्टेप करने के बाद जो एफ ऑफ जेड आया था वो हमें लिख देना होगा। ठीक है, देखो अराउंड z इक्वल टू -2 करने के बाद ये वाला स्टेप मिला था हम लोगों ने, ये एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद मिला हुआ फंक्शन। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में अराउंड z इक्वल टू -2 बोला, इसके कारण हम लोगों ने क्या किया, हर जगह पे z की जगह पे +2 लाया, उसके अकॉर्डिंग राइट साइड में जो चेंजेस हो रहे थे वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे, यानी कि z+2 के साइड में ये -3 आया है और z+2 के साइड में यहाँ पर -4 आया है। ठीक है, तो यही से हम लोगों ने केस 1 केस 2 डिसाइड किया था। अभी हम लोग यही से केस 3 को भी डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या पता चल रहा है, मॉड ऑफ z+2 को हम लोगों को ग्रेटर देन 4 कंसिडर करना है। तो एफ ऑफ जेड फिर से लिख देंगे, दैट इज वो क्या रहेगा, -1 अपॉन मॉड ऑफ z+2। ठीक है, ये -3 इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, ये मॉड देने की जरूरत नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सिंपली इसको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट में आगे लिखना होगा ये +2 अपॉन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये पहले ब्रैकेट में रहेगा, ये z+2 रहेगा, आगे क्या था -4 था, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी यहाँ पे देखो z+2 की वैल्यू किससे बड़ी हो रही है, 4 से बड़ी हो रही है, इसका मतलब z+2 की वैल्यू ऑब्वियसली 3 से भी बड़ी रहेगी। ठीक है, क्योंकि 4 इटसेल्फ ग्रेटर देन 3 होता है, राइट। कहने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर z+2 ग्रेटर देन 4 है तो इससे क्या मतलब क्या हो जाएगा, z+2 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3 भी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, दोनों एक जैसे दिख रहे होगे थे, ये z+2 है और ये ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर z+2 अगर ग्रेटर देन 4 है तो ऑब्वियसली z+2 ग्रेटर देन 3 भी हो जाएगा। तो इन दोनों केस में हमें z+2 को ही बाहर लेना होगा, सीरीज को एक्सपांड करते हो। तो ये एफ ऑफ जेड लेफ्ट साइड एज इट इज -1 अपॉन, दोनों केस में हमें इतना पता चल रहा है कि z+2 को ही बाहर लेना है, क्योंकि z+2 इज ग्रेटर देन 4, तो ऑब्वियसली z+2 ग्रेटर देन 3 भी हो जाएगा। ठीक है, 3 का साइन नहीं देखना, प्लस माइनस, सिर्फ उसको नंबर देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है, ये देखना कि कौन किससे ग्रेटर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से z+2 ग्रेटर हो रहा है 3 से, इसके कारण ग्रेटेस्ट वाला बड़ा बाहर लेना होता है, तो ये z+2 राउंड ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, z+2 बाहर आ चुका, तो यहाँ पे 1 माइनस ये क्या रहेगा, 3 अपॉन z+2 आएगा, इसको एक राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके आगे ये सेंटर का प्लस दे दिया, ऊपर 2, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन बाहर आएगा, z+2 कॉमन बाहर आएगा, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, 1 माइनस ये क्या रहेगा आगे, 4 अपॉन z+2 रहेगा, उसको एक राउंड ब्रैकेट में लिख देंगे, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट केस में हमें क्या लिखना है, ये एफ ऑफ जेड एज इट इज इक्वल टू -1 अपॉन ये क्या लिखा, z+2 लिख दिया एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, नीचे वाला स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो उसके पावर में हमें -1 देना होगा, राइट। तो वो टर्म क्या होगा, देखो 1 माइनस राउंड ब्रैकेट के अंदर 3 अपॉन z+2 राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पावर में ये -1 पुट कर दिया, प्लस 2 अपॉन यहाँ से क्या रहेगा, z+2 रहेगा, ये नीचे राउंड ब्रैकेट में लिखा, नीचे का ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो 1 माइनस ऑफ 4 अपॉन z+2 एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके पावर में -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म्स को एक्सपांड कर देना होगा। तो ये लेफ्ट साइड का एफ ऑफ जेड फिर से एज इट इज -1 अपॉन ये z+2 एज इट इज लिख दिया राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट, सेंटर में यहाँ पे माइनस है तो सारे टर्म कैसे रहेंगे, एक्सपांड करते वक्त प्लस में आ जाएंगे, 1 प्लस राउंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3 अपॉन z+2। ठीक है, प्लस 3 अपॉन z+2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 अपॉन z+2 का होल क्यूब। ठीक है, यहीं पे हम लोग प्लस पुट कर आगे अप टू इन्फिनिटी शो दैट कर देंगे, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो इस सीरीज के अंदर 3 अपॉन z+2 का होल स्क्वायर लिखकर ही अप टू इन्फिनिटी वाला पार्ट शो दैट किया रहता तो भी चल रहा था, तीसरा टर्म कोई लिखने की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, आगे का टर्म क्या है, ये प्लस लिख दिया, ये वाला प्लस 2 अपॉन z+2 है, ये 2 अपॉन z+2 लिख दिया, डिनोमिनेटर वाले टर्म को एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा, फिर ब्रैकेट 1, देखो यहाँ पर भी सेंटर में माइनस तो आगे के सारे टर्म हमें प्लस में एक्सपांड करने होंगे, तो 1 प्लस आगे आएगा, 1 प्लस देने के बाद 4 अपॉन z+2 एक ब्रैकेट पे, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, प्लस 4 बाय z+2 का होल स्क्वायर, 4 बाय z+2 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर ये गिवन फंक्शन हमारा केस 3 के ऊपर भी एक्सपांड हो जाता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंट सीरीज। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स कर की है। ठीक है, तो आज के लिए प्रॉब्लम्स में या फिर कंसेप्ट में कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अभी के लिए ये लेक्चर ये पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।